हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज अपन बात करने जा रहे हैं ग्लेशियर्स की। ग्लेशियर्स में आज अपन देखेंगे क्या तो इनकी डेफिनेशन होती है, ग्लेशियर्स बोला किसको जाता है, पहली बात। दूसरा, ग्लेशियर के क्या क्या टाइप्स होते हैं ये देखेंगे। तीसरा, क्या क्या लैंडफॉर्म्स इनसे डेवलप होते हैं। डिपोजिशनल और इरोजनल दो तरीके के लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं, वो चीज़ अपन ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और साथ में ये देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं। ये अपना एक इम्पॉर्टेंट कंटेक्स्ट है क्योंकि कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है, एक तो स्टेट वाइज कि कौन से स्टेट में कौन सा ग्लेशियर लोकेटेड है। दूसरा, कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है कि कौन से माउंटेन सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्लेशियर्स लोकेटेड हैं, ठीक है। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम और मेंस आरएएस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है उसके अंदर भी ये चीज़ पूछ ली जाती है, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल अब सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन ग्लेशियर्स से रिलेटेड। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। देखो, ग्लेशियर बेसिकली होते क्या हैं, एक बड़ा मास होता है और वो भी किसका, स्नो मास, ठीक है। स्नो क्या होती है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। उसका जो मोमेंट होता है, उसके मोमेंट की वजह से एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ठीक है। मोमेंट होता है उस पूरे आइस शीट का, उसको बोल देते हैं क्या, ग्लेशियर। तो बेसिकली द मूविंग आइस मास डाउन स्लोप अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। ग्रेविटी के इम्पैक्ट के अंडर में ये डाउन स्लोप मतलब मूव करता है। मान लो ये कोई हाइट है, यहाँ पर अगर ये ग्लेशियर डेवलप्ड है तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, स्लोप के अकॉर्डिंग अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये मूव करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस पूरे यहाँ पे जो आइस शीट बनी हुई है, इसको क्या बोल देते हैं, ग्लेशियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। अगर अर्थ सरफेस की बात देखी जाए तो अर्थ सरफेस का लगभग 10% एरिया जो है वो ग्लेशियर्स के द्वारा कवर्ड है, ठीक है। 1/10 पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस ग्लेशियर्स हैं। ये बेसिकली होते क्या हैं, ये आइस का अक्यूमुलेशन होते हैं जो कि स्नो लाइन के ऊपर की तरफ मिलते हैं, जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल एक्सट्रीम होती है। कैसे, अभी जैसे मैंने माउंटेन रेंज का एक एग्जांपल दिया, जैसे ये माउंटेन है, माउंटेन्स हैं। अब यहाँ पर क्या होगी, एक पर्टिकुलर रेंज होगी, एक लाइन होगी, उसके ऊपर क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल हार्श होती है, मतलब टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम मिलता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो वाटर जो होगा वो वाटर आइस फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब आइस फॉर्म में अवेलेबल है तो उसको या सॉलिडिफाई हो जाता है। अब सॉलिडिफाई होकर के फिर वो आइस के ही अक्यूमुलेशन से अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं, ग्लेशियर्स, ओके। फिर आगे देखें स्नो लाइन क्या होती है। तो स्नो लाइन, यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई। देखो मैंने ये लाइन खींची है, ऐसी लाइन जिसके ऊपर आपको परमानेंट ग्लेशियर्स मिलते हैं या परमानेंट आइस शीट मिलती है, जबकि जिसके नीचे परमानेंट आइस शीट नहीं होती, मतलब सीजनली आइस डेवलपमेंट होता है। जैसे अपन हिमालयाज़ की बात करें तो यहाँ पर अगर ये वाली लाइन है, इसके नीचे यहाँ पर तो क्या होता है, पूरे साल तो बर्फ़ होती नहीं है, पर कुछ टाइम पर जब सर्दियाँ आती हैं उस टाइम पर यहाँ पे स्नो डेवलप हो जाती है। जबकि ऊपर वाला ये जो रीजन है, यहाँ पर क्या है, बर्फ़ परमानेंट है। क्या है यहाँ पे, बर्फ़ परमानेंट। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये जो परमानेंट और सीजनल स्नो है उसको डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसको बोल देते हैं स्नो लाइन। अब देखिए इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगी आपके लिए समझना। स्नो लाइन इज जनरली डिफाइंड एज द जोन बिटवीन परमानेंट एंड सीजनल स्नो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। दूसरा, ये चीज़ बताते हैं कि जो स्नो लाइन होती है वो ये डिनोट करती है कि कितनी हाइट के बाद में परमानेंट स्नो कवर स्टार्ट होता है, ठीक है। और जैसे जैसे अपन पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं वैसे वैसे स्नो लाइन की हाइट बढ़ जाती है। जैसे रॉकीज़ माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में, माउंटेन्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। इस तरीके से अपन देखें तो ये रॉकीज़ माउंटेन है और एक हिमालयाज़ है इधर इंडिया की तरफ अगर अपन देखें, ठीक है। तो हिमालयाज़ की जो लैटिट्यूडनल लोकेशन अपन देखें तो हिमालयाज़ आ गए लगभग इक्वेटर के पास में, जबकि रॉकीज़ माउंटेन के जो ग्लेशियर्स हैं या रॉकीज़ माउंटेन हैं
वो पोलर रीजन के नियर बाय आ गए। तो पोलर रीजन के नियर बाय होंगे तो यहाँ पर तो क्या होगी, स्नो कम हाइट पे भी, लो हाइट पे भी आपको स्नो मिल जाएगी, इसलिए यहाँ पर स्नो लाइन की हाइट क्या होती है, कम। ठीक है। और इधर इक्वेटर की तरफ जैसे जैसे अपन आए तो वहाँ पर क्या होती है, इक्वेटर पे पूरे साल भर सीधी सूरज की किरणें पड़ती है, सनलाइट सीधी रहती है, सनरेज एकदम परपेंडिकुलर रहती है, तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे स्नो लाइन क्या होगी, थोड़ा थोड़ा जैसे हाइट के साथ में बढ़ेगी तो वहाँ वैसे ही स्नो डिपोजिशन इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से इस वाले रीजन में, हिमालय वाले रीजन के अंदर स्नो लाइन क्या होती है, अपने को ज़्यादा मिलती है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे अपन इक्वेटर वर्ड मूव करेंगे वैसे वैसे स्नो लाइन की हाइट इंक्रीज होती जाती है। स्नो फील्ड देखें तो स्नो फील्ड क्या होता है, जैसे कि फील्ड क्या होता है, एक बड़ा एरिया। तो कोई भी एक बड़ा एरिया जहाँ पर हाई वॉल्यूम स्नो या आइस अक्यूमुलेशन हुआ हो उसको स्नो फील्ड बोल देते हैं। क्या, कोई भी ऐसा बड़ा एरिया जहाँ पर अक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ आइस, आइस का बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ हो उसको बोल देते हैं स्नो फील्ड। ऐसे ही ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन कैसा होता है वो अपन समझ सकते हैं। जैसे वाटर पार्टिकल्स हैं तो वाटर पार्टिकल्स के कंडेंसेशन या उनके अक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो जाता है, धीरे धीरे ग्रैन्युलर स्नो में कन्वर्जन होता है। ग्रैन्युलर मतलब छोटे छोटे कण उसके बनना शुरू हो जाते हैं। फिर इस ग्रैन्युलर्स के फॉर्मेशन के बाद में फर्न, फर्न और नीव ये डेवलप हो जाते हैं और इन्हीं के अक्यूमुलेशन से अल्टीमेटली ग्लेशियर आइस का डेवलपमेंट होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। तो कहने का मतलब पहले तो छोटे छोटे टुकड़े एक साथ आए तो कैसी स्ट्रक्चर बनाएंगे, फ्लैकी, मतलब फ्लैकी होगा। फ्लैकी का मतलब होता है क्या, एक फिक्सिंग नहीं होती, उनके बीच में जुड़ाव प्रॉपर नहीं होता। आप फ्रिज खोल के देखो, फ्रिज में अगर शुरू शुरू में ही वाटर वेपर अगर डिपॉजिट हो रही है ठंड की वजह से फ्रीज़र में, तो वहाँ पर हल्का फुल्का आप देखोगे कि तो आराम से हल्का एक एक कण अलग अलग दिखता है। तो वो जो एक साथ अक्यूमुलेशन हो रहा है उसको क्या बोल देते हैं अपन, फर्न या फिर नेव। क्या बोलते हैं, फर्न या फिर नेव। ओके। और इसी के सॉलिडिफाई होने के बाद में जो बर्फ बनती है उसको अपन बोल देते हैं पूरे एक एरिया के अंदर ग्लेशियर। ठीक है। अब देखते हैं ग्लेशियर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के मिलते हैं। तो वर्ल्ड में अगर जनरल कैटेगराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दो तरीके के ग्लेशियर्स मिलते हैं, एक तो माउंटेन या फिर वैली ग्लेशियर्स और दूसरे होते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। यहाँ से आपको जो इनकी नाम दिया हुआ उसी से आपको क्लियर हो रहा होगा कि कौन कौन से ग्लेशियर कैसे है। ये तो माउंटेन्स में मिलते हैं डेफिनेटली, या फिर वैलीज़ के अंदर। और कॉन्टिनेंटल का मतलब नॉर्मली पोलर रीजन के अंदर जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, चाहे वो अंटार्कटिका वाला पार्ट हो, चाहे ग्रीनलैंड वाला पार्ट हो, या फिर आप देख लो नॉर्दर्न अमेरिका वाला पार्ट हो, ठीक है, उस वाले रीजन में भी क्या है, ऐसे ग्लेशियर्स अपने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ये एक्सटेंसिव आइस शीट्स होती हैं, मतलब आइस शीट जो कि बहुत ज़्यादा दूरी, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ बहुत ज़्यादा कवर जिसकी की हुई रहती है, वहाँ वैसी आइस शीट वो क्या होती है, आइस शीट होती है जो कि बहुत बड़े एरिया को, कॉन्टिनेंटल साइज एरिया को, जैसे मैंने अंटार्कटिका का एग्जांपल दिया या फिर ग्रीनलैंड का अपन एग्जांपल लिया, तो वो क्या है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, मतलब बहुत बड़े एरिया को वो कवर करते हैं। और ये जो डिपोजिशन था, ये इनका एग्रेशन शुरू हुआ, वो हुआ था प्लिस्टोसीन आइस एज में। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो, ठीक है। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो आराम से। एक सेकंड में नोट डाउन कर लूँ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपके लिए लिंक शेयर करना है, ओके। तो वहाँ पर जाकर आप देखोगे तो प्लिस्टोसीन में आइस एज की ही बात होती है, ठीक है। आइस एज वहाँ पे मैंने थोड़ा बताया भी है, आइस एज मूवीज़ भी आई हुई है हॉलीवुड में, वो आप देख सकते हो कि किस तरीके की लाइफ उस टाइम रही होगी। थोड़ा एनिमेटेड था पर इंटरेस्टिंग है वो मूवी, आपको देखना चाहिए, ओके। तो प्लिस्टोसीन आइस एज में ये जो एक्सटेंसिव आइस शीट्स थी, इनका मूवमेंट शुरू हो गया और इन्हीं के मूवमेंट के बाद में लेक्स का डेवलपमेंट हो गया। जितनी भी लेक्स हैं, लेक्स के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लेक्स के बारे में भी देख लोगे कि जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की जो लेक्स हैं वो जो डेवलप हुई, वो प्लिस्टोसीन आइस एज के टाइम की जो आइस थी, वो धीरे धीरे जैसे जैसे मेल्ट हुई तो उसके परिणाम, उसके मतलब रिजल्ट के फॉर्म में ये फॉर्मेशन में आई थी।
और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड सबसे बेस्ट है। दूसरा अपना आता है, ग्लेशियर्स की बात करें तो माउंटेन ग्लेशियर्स या फिर वैली ग्लेशियर। माउंटेन या वैली ग्लेशियर्स की अगर अपन बात करें तो ये मूविंग आइस होती है जो कि माउंटेन के स्लोप के साथ साथ में नीचे की तरफ, मतलब ग्रेविटी के अंडर में ये मूव करती है, जो कि यहाँ पे मैं डायग्राम से समझा सकता हूँ। यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये बर्फ है, आइस है, तो ये क्या करेगी, स्लोप को फॉलो करते हुए अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो ये मूव करेगी। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है पूरे अक्यूमुलेटेड आइस का, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लेशियर, ठीक है। मतलब एक तरीके से स्नो की रिवर होती है, स्नो स्ट्रीम होती है ग्लेशियर्स, ओके। तो द बॉडी ऑफ आइस मूविंग डाउन स्लोप अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी थ्रू द वैली बॉर्डर्ड बाय रॉक वैली वॉल्स। मतलब इधर क्या है, एक ये, अब ये इधर भी रॉक है, इधर भी रॉक है, फिर इसी के सहारे ये अगर मूव कर रही है इस पूरी वैली के अंदर, वो चीज़ हो गई। इन द माउंटेन्स दीज आर नॉन एज माउंटेन ग्लेशियर और या वैली ग्लेशियर इनको बोल देते हैं, एल्पाइन ग्लेशियर भी बोल देते हैं। देखो एल्पाइन जो वर्ड है ये टर्शरी टाइम पे, अगेन जियोलॉजिकल टाइम स्केल, टर्शरी पीरियड में जो माउंटेन बिल्डिंग हुई जिसमें हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज, इनके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। अगर वीडियोस नहीं देखे तो आप पूरी सीरीज़ को देखो ढंग से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एल्पाइन ग्लेशियर्स जो हैं वो क्या होते हैं, जो टर्शियरी टाइम पे माउंटेन जो डेवलप हुए थे उनके ऊपर जो ग्लेशियर्स डेवलप हुए उनको आज अगर ग्लेशियर कहीं पे मिलते हैं माउंटेन रीजन में तो एल्पाइन में ये, क्योंकि टर्शियरी टाइम मतलब ये क्या है, यंग माउंटेन्स है, यंग का मतलब अभी डेवलपमेंट इनका कंटिन्यू है, तो इनके ऊपर जो ग्लेशियर्स मिलते हैं वो ही क्या है, माउंटेन ग्लेशियर्स हैं। और इनको इसलिए क्या बोल देते हैं, एल्पाइन ग्लेशियर्स, क्योंकि ये एल्पाइन, एल्पाइन मतलब आल्प्स, आल्प्स किस टाइम पे डेवलप हुआ, टर्शियरी पीरियड, ओके। ये जो ग्लेशियर्स हैं ये जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ये एब्लेट होते जाते हैं। एब्लेट का मतलब क्या होता है, नीचे से घिसते जाते हैं और स्नो लाइन के साथ साथ में नीचे मूव होते रहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे हिमालयन रीजन में जितने भी ग्लेशियर्स लोकेटेड हैं, दैट मीन्स इंडिया के जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और इनके बारे में अपन देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, उसकी पूरी लिस्ट मैं दे रहा हूँ आपको, नेक्स्ट पीपीटीज़ के अंदर अपन एक बार डिस्कस करेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना उनका साथ में। फिर देखते हैं नेक्स्ट कि ये तो जनरल कैटेगराइजेशन देख लिया, अब अदर टाइप्स ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर के और किस किस नामों से जाना जाता है या फिर किस किस कैटेगरी में डाल सकते हैं। आइस शीट, सबसे पहले है आइस शीट। आइस शीट क्या होती है, ये ग्लेशियर का बिगेस्ट फॉर्मेशन होता है जो कि अर्थ सरफेस को लगभग थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एरिया को भी कवर कर लेता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ब्रॉड डोम, ब्रॉड डोम का मतलब क्या होता है, मान लो ये कोई एरिया है, इसके ऊपर ये पूरी आइस कवर है, तो आप ये देख रहे हो पूरा डोमल शेप है, पर इसने कवर कितना कर रखा, पूरा एरिया। और इसका जो सरफेस है, टॉप है, जो क्या है, एक तरीके से फ्लैट टॉप है, ठीक है। और जो सर्फ नीचे वाला रीजन है ये बहुत बड़ा रीजन है, ओके। इसकी एक क्वालिटी क्या होती है, जैसे कि शीट, शीट क्या करती है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को आप कवर करने के लिए यूज़ करते हो, तो ये क्या करते हैं, आइस शीट्स अपने आसपास के जितने भी एरिया होता है उसको, पूरा अंडरलाइंग एरिया को क्या करता है, सबमर्ज करके रखता है। चाहे वो कोई भी टॉपोग्राफी हो, चाहे प्लेन हो हाइट्स पे, मतलब पोलर रीजन या हाइट्स पे, या फिर कोई भी पीक हो, ठीक है, उनको क्या करते हैं, ये पूरा अपने अंडर सबमर्ज करके रखते हैं, मतलब उनको ढक के रखते हैं। आइसेस जो होती हैं वो सेंटर से साइड की तरफ स्प्रेड होती हैं, रेडिएट होती है। वो कैसे, यहाँ पे अगर हाइट पे आइस ज़्यादा है तो आइस कैसे जाएगी, वो धीरे धीरे इस तरफ स्लोप में डाउन स्लोप जाएगी अकॉर्डिंग टू स्लोप अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो इस तरीके से दूर दूर जाएगी, तो सेंटर से बाहर की तरफ जा रही है। ये इनका मूवमेंट रहता है आइस मासेस का। और ये जो रेडिएटिंग आइस मासेस होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, शीट्स बोल देते हैं, ओके। क्योंकि ये शीट के फॉर्म में ही, पूरी एक शीट के फॉर्म में ही ये मूव होते हैं। और जो सेंट्रल पार्ट होता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, डोमल शेप होती है, इसको सेंट्रल पार्ट को क्या बोल देते हैं, डोम, ओके। नेक्स्ट है पिडमोंट ग्लेशियर्स। पिडमोंट्स के बारे में अगर आपको पता है तो ये एकदम आसान है समझना। पिडमोंट का मतलब हो गया फुट हिल्स,
अब यहाँ पर आसपास में कोई ग्लेशियर हैं, वो मेल्ट होकर के फुटहिल्स में आ गए और इधर वाली भी ग्लेशियर आकर के नीचे फुटहिल्स में आ गए। तो यहाँ पर ग्लेशियर्स का डेवलपमेंट होना, मतलब फुटहिल्स में ग्लेशियर का डेवलपमेंट होना, वो होता है कौन से? पिडमोंट ग्लेशियर्स। अब इसकी डेफिनेशन देख लो। द ग्लेशियर फॉर्म ड्यू टू द कॉलिसेंस, ये कॉलिसेंस नहीं, कॉलिसेंस है, कॉलिसेंस का मतलब एक साथ इकट्ठा होना, कॉलिसेंस एक साथ इकट्ठा होना। सेवरल माउंटेन्स और वैली ग्लेशियर, बहुत सारे माउंटेन्स और वैली ग्लेशियर का एक साथ इकट्ठा होना, कहाँ पर? फुट हिल जोन में, वो क्या कहलाता है? पिडमोंट ग्लेशियर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे तो मेलास्पीना ग्लेशियर अलास्का में लोकेटेड है। ये आप इंपॉर्टेंटली याद रखें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो एग्जांपल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको मिस बिल्कुल भी मत करना। तो एग्जांपल ज़रूर याद से, ढंग से आप याद रखना इनको। ओके, फिर देखते हैं आइस शेल्फ। आइस शेल्फ क्या होती है? ये एक फ्लोटिंग थिक आइस शीट ही है, बट ये थिकनेस इसकी ज़्यादा हो जाती है, या फिर इसको आइस कैप भी बोलते हैं, जो कि कोस्टल रीजन से कनेक्टेड हो और वहाँ पर इनको कोई भी फ्रिक्शनल फेस नहीं करना पड़ता। दैट मीन्स ये फ्री फ्लोटिंग होती हैं, फ्री होती रहती हैं, ठीक है, और फ्रीली स्प्रेड होती रहती हैं। और ये कहाँ पर मिलेंगी? ये मिलेंगी अंटार्कटिका वाले रीजन में या फिर आर्कटिक रीजन में। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आइस शीट जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिजिड चीज़ से तो कनेक्टेड नहीं है, बट कोस्टल रीजन मतलब समुद्री किनारों के एरिया के अंदर ये लोकेटेड है और वो फ्रीली फ्लोट कर रही है, जो कि स्प्रेड हो सकती है फ्रीली, उनको बोल देते हैं आइस शेल्फ। ओके, ये कहाँ पे मिलती है? अंटार्कटिका रीजन में रॉश आइस शेल्फ, रोने फिल्सनर आइस शेल्फ, ये दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं आइस शेल्फ के। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए आइस फील्ड। आइस फील्ड के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कोई भी ऐसा फ्लैट एरिया जहाँ पे एक्सटेंसिव मास ऑफ आइस शीट अवेलेबल हो, फ्लैट एरिया, ठीक है, जहाँ पर एक्सटेंसिव आइस शीट अवेलेबल हो, ठीक है। तो आइस फील्ड भी अपन ने समझा। अब देखते हैं सिर्क ग्लेशियर्स। सिर्क ग्लेशियर क्या होता है? देखो, कभी भी जब ये ग्लेशियर्स मूव करते हैं माउंटेन्स से, तो वो क्या करते हैं? अपने साथ में अपनी अंडरलाइंग जो भी लैंड मास है उसको इरोड करते हैं, ठीक है, इरोड करते हैं। अब इरोजन के यहाँ पे बहुत से प्रोसेस होते हैं, उनमें इंपॉर्टेंट होता है एक तो प्लकिंग का मतलब होता है कि जो भी इनके नीचे पार्ट आता है उसको क्या करना? उखाड़ना। एक तो होता है प्लकिंग, PLUCKING प्लकिंग, और एक होता है एब्रेशन। एब्रेशन में क्या होता है कि जो भी मटेरियल इनके, जैसे आइस एक ऊपर की तरफ तो हो गया आपका ग्लेशियर, मतलब स्नो का पूरा एक सब्सटेंस शीट, और उसके अंडर में आ गया एक कोई भी बाउल्डर, और नीचे आ गया लैंड सरफेस। तो ये अगर इस तरफ मूव करेगा तो ये वाला पर्टिकुलर जो ग्रेवल है, ये जो छोटा टुकड़ा है रॉक का, ये क्या करेगा? धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाएगा, और उसको बोलते हैं एब्रेशन। प्लकिंग का मतलब क्या होता है कि जब ये ग्लेशियर्स हाइट से नीचे की तरफ अंडर ग्रेविटी मूव करेंगे तो यहाँ पर जो लैंड मास में जो भी कनेक्शन आएगा वहाँ पे हार्ड रॉक जैसे ही आएगी तो उसको क्या कर देगी? उखाड़ देगी। तो इसके साथ में वो क्या करेगा? ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, मतलब पहले उखाड़ो और फिर घिसो। तो ये प्रोसेस जब कंटिन्यू चलता रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है? माउंटेन्स में एक आर्म चेयर, मतलब अपन देखते हैं घरों में जो बैठने वाली चेयर होती है, उस तरीके की चेयर क्या शेप ले लेती है। तो ये एकदम स्टीप वॉल हो जाएगी, ये एकदम फ्लोर वैली हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो तो बैठने के हिसाब से आप बैठ सकते हो यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? इस तरीके की जब स्ट्रक्चर बन जाती है तो उसको बोल देते हैं सिर्क। और दूसरा, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, सिर्क वाले स्ट्रक्चर के अंदर अगर वहाँ पर कोई ग्लेशियर अवेलेबल है, ग्लेशियर है, तो उसको बोल देते हैं सिर्क ग्लेशियर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट है निच ग्लेशियर। अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा है, निच का मतलब तो यहाँ पे आप इजीली समझ पाओगे। निच का मतलब आपका फंक्शनल रोल पर्टिकुलर, चाहे वो फिजिकल देखो, चाहे साइकोलॉजिकल देखो, चाहे किसी भी वे में देखो आप, ठीक है। तो निच ग्लेशियर क्या होते हैं? ये कोई भी पर्टिकुलर स्मॉल अपलैंड एरिया के अंदर जो स्लोपिंग रॉक्स है वहाँ पर रेस्ट करने वाले हो गए। कैसे? एक तो होता है किलोमीटर्स वाले रीजन के अंदर लोकेटेड, एक पर्टिकुलर रॉक आ गई, उस रॉक के ऊपर ही आपका छोटा सा ग्लेशियर बन गया, तो उसको क्या बोल देंगे? निच।
क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया से ही रिलेशन रख रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा ब्रॉड पूरी एक माउंटेन रेंज से कनेक्शन रख रहा है, उस पर्टिकुलर रॉक या उस पर्टिकुलर रीजन से ही वो कनेक्शन रख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या हो जाती है, निच ग्लेशियर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो थे अपने टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स कंप्लीट। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा पर आपका ग्लेशियर वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें कुछ भी कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं रहेगी। फिर देखते हैं अपन लैंडफॉर्म्स की ग्लेशियर्स के द्वारा कौन कौन सी लैंडफॉर्म डेवलप होती है। तो अगर ग्लेशियर्स की अगर अपन बात करें तो ग्लेशियर बेसिकली 3 प्रोसेस करते हैं। 3 में से 2 तो इंपॉर्टेंट है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लकिंग और एब्रेशन, और तीसरा होता है पॉलिशिंग। क्योंकि जैसे अगर कोई भी लैंड सरफेस है वहाँ पर अगर ग्लेशियर्स का मूवमेंट हो रहा है तो उस ग्लेशियर्स के मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ये यहाँ पर क्या करेगा, इस वाले लैंड सरफेस को फिनिश भी करेगा, इसकी घिसाई भी होती रहेगी, तो उसकी वजह से क्या कर देते हैं, ये पॉलिशिंग भी कर देते हैं। तो मतलब प्लकिंग, एब्रेशन एंड पॉलिशिंग, ये 3 प्रोसेस होते हैं। 3 में ये एब्रेशन एंड प्लकिंग इज, ये 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब बात करते हैं कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं ग्लेशियर्स के मूवमेंट से। सबसे पहले है यू शेप्ड वैली। यू शेप्ड वैली जो होती है, ये क्या होता है, जब नॉर्मल वैली हो, कोई भी रिवर की वैली हो, वहाँ पर अगर ग्लेशियर्स पहुँच जाए और उनकी वजह से वर्टिकल इरोजन हो तो वहाँ पर ये यू शेप वैली बन जाती है, जिनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो रिवर वैली के अंदर जब ग्लेशियर्स का एग्रेशन हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, वो वर्टिकल इरोजन करते हैं। वर्टिकल इरोजन की वजह से अल्टीमेटली क्या बनती है, यू शेप्ड वैली बनती है। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है यू शेप वैलीज की, ये साइड वॉल्स होती हैं वो स्टीप होती हैं और कॉन्केव स्लोप होता है। कैसे, इस तरीके का कॉन्केव, आपने लेंसेज पढ़े होंगे, देखो कॉन्केव। ठीक है, इस तरीके की आपको मतलब साइड वॉल्स मिलती हैं। ठीक है, और साथ में फ्लोर जो होता है वो क्या, ब्रॉड और फ्लैट मिलता है। ठीक है, इसको डायग्राम में देखोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए आपके सामने डायग्राम है, इधर से ये ग्लेशियर अगर मूव कर रहा है तो इसके आप स्ट्रक्चर देखो, वॉल्स कैसी है, यहाँ पे स्टीप आ रही हैं, और साथ में फ्लोर आप देखोगे तो ये कितना ब्रॉड है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी शेप कैसी होगी, यू शेप। तो यू शेप्ड वैली भी डेवलप होती है। दूसरा जो स्ट्रक्चर बनती है वो है हैंगिंग वैली। जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है हैंगिंग वैली, ये क्या होता है कि जब पर्टिकुलर किसी रीजन में एक ग्लेशियर इधर फ्लो हो रहा है और दूसरा ग्लेशियर जो है वो ऊपर से आ रहा है हाइट से, और फिर यहाँ पर आके इसमें गिर रहा है, तो ये जो ऊपर वाली वैली है ये क्या लटक रही है इसके कंपैरिजन में, तो ऊपर है हाइट पे, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, हैंगिंग वैली। तो मेन वैली के अंदर हाइट से जो ग्लेशियर अपना कंटेंट ला करके या मटेरियल ला करके डालता है उसको बोल देते हैं हैंगिंग वैली। तो ये भी क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म है जो ग्लेशियर्स के द्वारा डेवलप होता है। ठीक है, ऐसे ही ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर विच जॉइंस द मेन ग्लेशियर एट मच ग्रेटर डेप्थ, मतलब मेन जो यहाँ पे वैली है वो हैंगिंग मतलब दूसरी वैली के कंपैरिजन में ज़्यादा डेप्थ पे है, इसलिए ये जो अपर जो वैली होगी उसको बोल देंगे हैंगिंग वैली। नेक्स्ट सिर्क, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सिर्क क्या होता है। ये क्या होता है, माउंटेनस रीजन में आर्म चेयर शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाती है जिनकी वॉल्स कैसी होती है, स्टीप वॉल्स होती है। इसका डायग्राम में आप और अच्छे समझ पाओगे। ये देखो यहाँ पे ये पूरा आर्म चेयर टाइप बताया मैंने ऑलरेडी। इसमें आप देखोगे एक वॉल तो हो गई हेड वॉल और दूसरी वॉल हो गई स्मूथन्ड फ्लोर। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो रही है अपने को कि हाँ ये यहाँ से ये आइस जो ग्लेशियर है इस तरीके से मूव करता है, और अगर कहीं पर गलती से भी, गलती से निकल गया, खैर मतलब अगर इस तरीके से क्रैक आकर के ये जो आइस में अगर स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको बोलते हैं बर्ग्स चर्न्ड। क्या बोलते हैं, बर्ग्स चर्न्ड। ठीक है, तो इस तरीके के क्रैक की वजह से तो बर्ग्स चर्न्ड ये लैंडफॉर्म हो गया, और ये जो एक डायरेक्शन है ये आइस फ्लो की है, तो इस वजह से यहाँ पर इरोजन का एक्टिविटी कंटिन्यू चलती रहती है, तो एक आर्म चेयर शेप बन गई, तो इसको क्या बोल देते हैं, सिर्क। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टीज, अरेटीज। अरेटीज क्या होती है कि 2 ग्लेशियर्स हैं, एक ग्लेशियर इधर जा रहा है एक ग्लेशियर इधर जा रहा है माउंटेन पीक से, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से बिल्कुल शार्प एक सो टूथ, बिल्कुल शार्प दांत, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो उस सो टूथ टाइप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, अरेटीज। क्या बोलते हैं, अरेटीज। और
अगर दो साइड के साथ साथ में अगर तीसरी साइड से भी इरोजन हो रहा है ग्लेशियर्स की वजह से, एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, एक ये फ्रंट वाले रीजन में कर रहा है, तो ये एक तरीके से कैसा निकल के आ जाएगा, एकदम पीक की तरह निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पीक वाले पोर्शन को ही क्या बोल देते हैं, फिर हॉर्न बोल देते हैं, जो कि पिरामिड शेप में अपन देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने सिल्क में अगर 3 डायरेक्शन से सिल्क आ रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये सामने वाला हो गया, तो इस तरीके से अगर ये तीनों सिल्क आएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, हॉर्न बनेगा कि नहीं। इस तरीके से 1 सिल्क, 2 सिल्क और 3 सिल्क, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो बनेगी वो क्या कहलाती है, हॉर्न। और हॉर्न का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मैटरहॉर्न, स्विट्जरलैंड। आपने अभी देखा होगा रिसेंटली इंडिया का जो फ्लैग है उसको वहाँ पे एक तरीके से प्रोजेक्ट किया गया था मैटरहॉर्न, स्विट्जरलैंड में ही। ठीक है, वो जो कि आल्प्स वाले रीजन में ही लोकेटेड है, आल्प्स माउंटेन्स। नेक्स्ट है नुनातक। नुनातक क्या होते हैं, ये हाईएस्ट पीक होती हैं किसी भी माउंटेन रेंज में जिसके चारों तरफ आइस ही आइस होती है। जैसे ये एक पर्टिकुलर आइस एरिया है, एक सेकेंड, ये चारों तरफ मान लो एक बड़ा आइस फील्ड है और यहाँ पर कुछ पीक्स यूँ निकली हुई हैं। अब ये आइस के अंदर सबमर्ज है, पर यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो ये आइस आइलैंड जो होते हैं, ग्लेशियल आइलैंड्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, नुनातक। जैसे आप ओशन में देखोगे, ओशन में जैसे लैंडमास दिखाई देता है, तो आइस के ओशन के अंदर लैंडमास दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं नुनातक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ड्रमलिन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन भी आ गया इस पर। क्या पूछा था, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, ये क्वेश्चन था मेंस के अंदर। ओके, ड्रमलिन्स होते क्या है, बेसिकली जितना भी इरोडेड मटेरियल है उसको एक जगह डिपॉजिट कर दिया, और डिपोजिशन में भी इस तरीके की शेप बनती है मानो कि वो उल्टी नाव हो या फिर उल्टी चम्मच रखी हुई हो। ठीक है, तब देखो आप, अगर इस तरीके से उल्टी नाव की तरह या उल्टी चम्मच की तरह आपने यूँ रखा, या फिर ये डिपॉजिट हो गया मटेरियल जो भी इरोड हुआ था, उसके डिपोजिशन से ऐसे स्ट्रक्चर बन गए और ऊपर से ग्लेशियर लगातार फ्लो होता रह रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये क्या कहलाती है, ड्रमलिन। और ऐसी स्ट्रक्चर अगर बहुत सारी ये बन जाएंगी तो क्या होगा, एक बड़ी सी टोपोग्राफी का मतलब उच्चावच जो कि आप देखते हो, उस लैंडस्केप में आपको क्या दिखेंगे, इस तरीके के छोटे छोटे माउंट दिखेंगे, और वो आपको लगेगा जैसे कि किसी बास्केट के अंदर बहुत सारे एग्स पड़े हो। तो इस तरीके से ड्रमलिन को क्या बोलते हैं, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप इसका। ये देखो आप, मैं दिखा देता हूँ आपको ड्रमलिन का। ये देखो आपके सामने डायग्राम है, ये बेडरॉक, ये टेल का मतलब होता है डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी इरोडेड मटेरियल मान लो यहाँ से इरोड कर दिया, तो यहाँ पर आकर के जो मटेरियल आ रहे हैं इनको बोलते हैं टिल। जैसे अपन रिवर्स की बात करते हैं, सैंड सिल्ट क्ले डिपॉजिट सेडिमेंट्स की बात करते हैं, तो सेडिमेंट्स ही होते हैं ये टिल्स। पर टिल पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर टर्म के लिए यूज़ करते हैं अपन, ग्लेशियर्स के लिए। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन ऑफ आइस है और ये एक तरीके से माउंड बन जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे माउंड बन जाते हैं, तो क्या बन जाती है वो, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। ऐसे ही देखिए मोरेन्स की अगर बात करें तो ये भी क्या होते हैं, डिपॉजिट्स ही होते हैं, जो कि इरोडेड मटेरियल जो भी होता है ग्लेशियर्स के द्वारा ला करके एक पर्टिकुलर जगह पे लाके उनको डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो उनको बोलते हैं मोरेन्स। और मोरेन्स कैसे होते हैं वो देख लो आप यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँगा जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। 1 सेकेंड, राइट, अभी ठीक है। देखो यहाँ से माउंटेन्स से ये ग्लेशियर देखो नीचे उतर रहा है, तो अपने साथ में जो सेडिमेंट जो भी लेके आ रहे हैं वो क्या करेंगे, ले जा करके डिपॉजिट करेंगे, या तो साइड में कर देंगे, या दो इधर से भी एक ग्लेशियर आ रहा है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, 1 और 2 के बीच में ये जो हो रहा है इसको तो क्या बोल देंगे, मेडियल मोराइन, मतलब 2 ग्लेशियर्स के बीच का। और अगर किनारों की तरफ, सिंगल साइड किनारों की तरफ जो डेवलप हो रहे हैं उनको बोलते हैं लेटरल मोराइन। और साथ में लास्ट में अगर जहाँ पे ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है तो उसको बोलते हैं टर्मिनल मोराइन। तो 3 तरीके के मोराइंस हो गए, कौन कौन से, मेडियल, लेटरल एंड टर्मिनल मोराइंस। ओके, मोराइन क्या होते हैं, ये डिपॉजिट्स होते हैं जो ग्लेशियर अपने साथ में लेके आते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पे लाके डिपॉजिट कर देते हैं। ओके, एक सेकेंड इसको सेटल कर दो। ओके फाइन, तो इस तरीके से अपन ने देखा मोराइंस क्या होता है। अब देखते हैं आउटवॉश वही मोराइन से डेवलप होता है। जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो उसके साथ में
जो मेल्टिंग का जो पानी होता है वो अपने साथ में सेडिमेंट्स लेके आता है। यहाँ पे ये ध्यान देना है, ग्लेशियर के मेल्टिंग के बाद में पानी जो फ्लो होता है, वाटर की बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसके साथ में जो सेडिमेंट आते हैं वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाते हैं बहुत बड़े एरिया के ऊपर, और वो जो प्लेन डेवलप होता है उसको क्या बोल देते हैं, आउट वॉश। मतलब बर्फ़ यहाँ पे पिघल गई, पानी की स्ट्रीम बनी, इस पानी की स्ट्रीम से यहाँ पर आकर के बहुत सारा मटेरियल सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गया और यहाँ पे प्लेन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्लेन फॉर्मेशन को क्या बोल देंगे, आउट वॉश प्लेन। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही नेक्स्ट डिपोजिशनल फीचर क्या आ गया, एस्कर्ट्स। एस्कर्ट क्या होते हैं, ये जितने भी सैंड ग्रेवल इनके द्वारा लाए जाते हैं वो अगर नैरो साइनस मतलब इस तरीके से पतली लहरदार एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एस्कर्ट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने पढ़ाई वो चीज़ आपने समझ ली होगी कि कौन सी तो डिपोजिशनल है और कौन सी इरोजनल है। अभी मैं ये चीज़ फिर से रिवाइज करा दूंगा। अब यहाँ पे आप देखो, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। देखो, रॉक बेसिन, चट्टान, छोटे छोटे रॉक के जैसे से बाउल्डर्स हो सकते हैं, कॉबल, सैंड, सिल्ट, क्ले, इनके डिपोजिशन की वजह से ये रॉक बेसिन डेवलप होता है। ऐसे ही देखो, ग्लेशियल लेक, इरोजन हो गया, इरोजन के बाद में यहाँ पे क्या हो गया, डिप्रेशन क्रिएट हो गया, डिप्रेशन के बाद में फिर क्या हो गया, यहाँ पर पे पानी इकट्ठा हो गया बाद में टाइम के साथ में। जैसे ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका जो है वो सारी की सारी ग्लेशियल लेक है। फिनलैंड जिसको कंट्री ऑफ लेक्स बोला जाता है, तो वहाँ पर भी ये जो लेक्स हैं वो ग्लेशियल लेक्स ही डेवलप हुई है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो, बाउल्डर क्ले यहाँ पे सेटल हो गया। ड्रमलिन है, ये भी डिपोजिशनल फीचर था, जैसे इरोड किया हुआ मटेरियल उल्टी नाव की तरह या उल्टी स्पून की तरह। ऐसे ही ये देखो, एक नैरो साइनस फॉर्म में एस्कर्ट्स का डिपोजिशन हो गया। और ऐसे ही मोराइंस के अंदर टर्मिनल मोराइन, लेटरल मोराइन, ये भी क्या होता है, डिपोजिशनल फीचर ही हैं ग्लेशियर्स के। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट जो मैंने दिखाया आपको। एक स्ट्रक्चर और बच रही है, वो अपन देख लेते हैं, वो है रॉश माउंटेन। क्या है, रॉश माउंटेनी होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी माउंटेन या कोई भी पीक, उस पर से या कोई भी मान लो कि एक हाइट ली हुई कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर से अगर लगातार ग्लेशियर फ्लो होगा तो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि इरोजन वाली एक्टिविटी तो इधर है। जब डायरेक्शन ही इसके फ़्लो की ये है, ग्लेशियर के फ़्लो की ये है, तो यहाँ पर तो इरोजन हो जाएगा और ये जो इरोडेड मटेरियल है ये यहाँ पर लाके क्या करेगा, ये डिपॉजिट करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर जो है ये असिमेट्रिकल हो जाएगी। तो इरोजन जिस तरफ से हो रहा है वहाँ तो स्मूथ स्लोप बन जाएगा और डिपोजिशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे स्टीप स्लोप बन जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में इरोजन हो रहा है उस डायरेक्शन को तो बोला जाता है ऑनसेट। ये ऑनेस्ट नहीं है, ऑनसेट है, स्पेलिंग गलत है। ऑनसेट डायरेक्शन या स्टोस साइड बोला जाता है जिस तरफ ये ग्लेशियर आ रहा है, जिस तरफ से इरोजन ज़्यादा हो रहा है, और जिस तरफ ये डिपोजिशन हो रहा है उस तरफ क्या, उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, लीस साइड। और इस तरीके से एसिमेट्रिकल, मतलब इधर कितना लंबा, इधर कितनी, ये आप डिवाइड करो, ये वाला और ये वाला एरिया की लेंथ डिफरेंट है, इसलिए ये एसिमेट्रिक माउंटेन्स बन जाते हैं। ये क्या होते हैं, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। ये स्ट्रीमलाइंड का मतलब कि ग्लेशियर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनका डेवलपमेंट होता है, जो कि बुलॉक नहीं, हिलॉक है भाई, हिलॉक HILLOCK। हिलॉक्स हो सकते हैं या फिर माउंड्स हो सकते हैं। माउंड मतलब बड़े एक तरीके से उठे हुए टीले, या फिर हिल्स हो सकती है जो कि एक तरफ से स्मूथ होती हैं, दूसरी तरफ से क्रैगी। ये देखो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो क्या है, क्रैगी स्ट्रक्चर, जो कि ली साइड में बनती है, जो एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाती है जैसे कि मानो कि एक शीप है वो लेटी हुई है, शीप इन लेइंग पोस्चर। यहाँ पर जो एक्टिविटी होती है वो एब्रेशन और पॉलिशिंग की ज़्यादा होती है, जो कि ऑनसेट डायरेक्शन में ज़्यादा डोमिनेंट रहती है, क्योंकि मैंने बताया इरोजन की एक्टिविटी किस तरफ हो रही है, ऑनसेट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से एब्लेशन और पॉलिशिंग की एक्टिविटी होने की वजह से ये स्मूथ बन जाती है, और यहाँ पर डिपोजिशन की वजह से ये कैसी बन जाती है, क्रैगी। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, क्रैगी, ली साइड में। ओके, तो इस तरीके से अपन ने बात की कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इंडिया में इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं,
ये स्क्रीनशॉट आप ले लो, ऐसे के ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले अपन काराकोरम की बात करेंगे। तो काराकोरम में कौन कौन से हैं, यहाँ से लेके ये पूरा काराकोरम, ये पूरा काराकोरम, ये काराकोरम, ये काराकोरम। अब देख लो इसके अंदर सियाचिन, फेडचेंको, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड द पोलर रीजन। पोलर रीजन के अलावा देखो तो सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कहाँ पे अवेलेबल है, काराकोरम रीजन। और ये काराकोरम वाली जो माउंटेन सीरीज है कौन से क्या बोलते हैं इसको, कौन से रीजन में आ गई, अभी फिलहाल तो लेटेस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपनी ये मिलती है कहाँ पे, लद्दाख, ले लद्दाख वाले रीजन में। ले लद्दाख जो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उस वाले रीजन में आ जाते हैं, ठीक है। और कौन से हैं काराकोरम में, हिस्पार, बाइफो, बाल्टोरो, रांगबुक नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ 1 सेकेंड, ठीक है। चोंगोलुंगमा, खुरदालप्लो, क्या है, लोलोफोंड, यारकांड, रीमो ही पर्टिकुलरली आप देख लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। पासू, गॉडविन आस्टिन जो K2 है, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक, ठीक है। ऐसे ही चोंगकुमदान, ये सारी की सारी कहाँ गई, काराकोरम के अंदर। अब देख लेते हैं अपन कि सिक्किम वाले रीजन में कौन कौन सी है। तो आप देखोगे रोंगबुक, ये कंचनजुंगा और एवरेस्ट, मतलब नेपाल और सिक्किम वाले रीजन में है रोंगबुक, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे जेमू, ये भी कहाँ पे है, कंचनजुंगा और एवरेस्ट वाले रीजन में। ऐसे ही आप देखोगे कंचनजुंगा खुद, ये भी कंचनजुंगा एवरेस्ट वाले रीजन में। ऐसे ही तोलामबाऊ ये कंचनजुंगा एवरेस्ट, तो ये सारे के सारे किस वाले रीजन में चले गए, सिक्किम वाले रीजन में। तो कई बार स्टेट वाइज भी चीज़ पूछ ली जाती है, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं ये अपने को बताना होता है। 2 नंबर 5 नंबर किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है, और या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के अंदर मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है कई बार। ऐसे ही कुमाऊं गढ़वाल हिल्स, कहाँ पर है कुमाऊं गढ़वाल, आपने सुना होगा, जी हाँ बिल्कुल उत्तराखंड में है। तो कुमाऊं गढ़वाल वाले रीजन में देखो गंगोत्री, जहाँ से गंगा का ओरिजिन होता है, ठीक है। ऐसे ही मिलाम, ये भी यहाँ का इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है। ऐसे ही भागीरथी, खारक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाली स्लाइड में अपने पास में कुमाऊं गढ़वाल जो उत्तराखंड में लोकेटेड है ये 3 है, और इसके अलावा ये अपना कंप्लीट है, इट्स ऑल डन। काराकोरम ऑल डन, ठीक है। कंचनजुंगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि पीर पंजाल वाली जो हिल रेंज है वहाँ पर कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं वो देख लेते हैं। तो पीर पंजाल में आप देखोगे चंगपुर, पीर पंजाल वाला रीजन कहाँ पे गया, जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन मेनली, ठीक है। कश्मीर, श्रीनगर और ये जो लोकेटेड है ये पीर पंजाल में ही लोकेटेड है। और पीर पंजाल जो है ये लेसर हिमालय का पार्ट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, लेसर हिमालय का पार्ट है। लेसर हिमालय मतलब मिडिल हिमालय, ठीक है। और सोनापानी हो गया, बारासिंगी हो गया, और क्या है, रखियोत, ये सारे के सारे किस्म के पीर पंजाल में। ऐसे ही और अगर ग्लेशियर्स की बात करें तो कुमाऊं गढ़वाल के अंदर भागीरथी, खारक ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। कुमाऊं गढ़वाल के अंदर यहाँ से आप देख सकते हो कंटिन्यू और कितने ग्लेशियर्स हैं, देख लो आप यहाँ पे, काफनी ग्लेशियर्स, कालाबालंद ग्लेशियर, केदार बामक, म्योला, नामिक, पंचुली, पिंडारी यहाँ से ये गंगागिरी ट्रिब्यूटरी निकलती है पिंडारी से, पिंडारी ग्लेशियर से, रालाम, सोना ग्लेशियर, सतोपंथ, ये सतोपथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुंदरडुंगा, ठीक है, दोकरियानी, ऐसे ही चाराबरी ग्लेशियर, ये कहाँ पर लोकेटेड है, कुमाऊं गढ़वाल उत्तराखंड में। ऐसे ही पीर पंजाल वाले रीजन के और ग्लेशियर्स की बात करें तो देखो यहाँ पे सोनापानी अपन देख चुके हैं, बारासिंगी, राखीओत ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये गांगरी, ये भी पीर पंजाल में। ऐसे छोटा सिंगरी, ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, पीर पंजाल में ही लोकेटेड है, ठीक है। और इसके अलावा काराकोरम का एक और ग्लेशियर देख लो, त्रांगो, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय का लोनाक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय का लोनाक, ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि ग्लेशियर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और क्या क्या इनके द्वारा लैंडफॉर्म बनाई जाती है। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा ब्रीफिंग दूंगा मैं कि इंपॉर्टेंस क्या है ग्लेशियर्स की। देखो ग्लेशियर्स से वर्ल्ड ओवर फ्रेश वाटर सप्लाई होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी सिविलाइजेशन आज तक डेवलप हुई है उनके ऊपर, ठीक है। तो आज अगर अपनी देखें
गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा जो फ्लड प्लेन है, जिस रीजन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो उसकी वजह क्या है? जो ये रिवर्स अपने पानी के साथ में जो भी एक तरीके से फर्टाइल सॉइल लेके आती हैं, जिसको एलुवाइल सॉइल बोलते हैं, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और साथ में फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी अगर अपनी इंश्योर हुई है तो उसकी वजह से क्या होगा? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अच्छे से हो पाएगी, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अगर अच्छे से हो रही है तो लोगों का वहाँ पर अट्रैक्शन होगा ही। आज तो चलो ठीक है आपके पास में टेक्नोलॉजी है, बट बेसिक नीड्स तो फिर भी आपकी कहाँ से फुलफिल हो रही है? एग्रीकल्चर से ही। तो एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमेशा से रहा है ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। तो ग्लेशियर्स का और क्या काम होता है कि सी लेवल को राइज करते हैं। जैसे प्लिस्टोसीन एज आई थी तो उसमें क्या हुआ था, जितनी भी वाटर था उसका लगभग मोर देन 75 to 80% जो वाटर था वो आइस में कन्वर्ट हो गया था। तो उसकी वजह से क्या हो गया था? सी लेवल डाउन हो गया। अब सी लेवल डाउन होने की वजह वो देखो, यहाँ एक बड़ा सारा पॉट है, अगर इसमें पूरी बर्फ़ जम गई तो ये सारा का सारा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और ये फैलेगा नहीं, तो सी लेवल ऑटोमेटिक डाउन जाएगा कि नहीं? इस तरीके से तो सी लेवल डाउन हो गया। अब जैसे कि धीरे धीरे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है? आइस मेल्टिंग की वजह से वाटर सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? सी लेवल भी राइज होता है, और साथ में जितना भी पॉल्यूटेंट मटेरियल आइस ने अपने साथ में अक्यूमुलेट किया था वो अब रिवर्स में आना शुरू हो गया। जैसे ब्लैक कार्बन। अब ब्लैक कार्बन क्या है? अगर माउंटेनस रीजन में पहुंच गया तो स्नो के साथ में वहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएगा। अब जैसे ही ये स्नो फिर आने वाले टाइम पे हाई टेम्परेचर की वजह से मेल्ट होती है तो वाटर और प्लस में जो अक्यूमुलेटेड जो मटेरियल था वो भी रिलीज़ होता है जो कि पॉल्यूटेंट थे, तो इस वजह से पॉल्यूटेंट्स भी रिलीज़ होते हैं, वापस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। मतलब एक तरीके से कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का भी काम करते हैं ग्लेशियर्स। ओके, तो ये पॉल्यूटेंट जब आएंगे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन भी हो जाता है, तो उसकी वजह से वो क्या होता है? धीरे धीरे यूजफुल से यूजलेस होना शुरू हो जाता है, तो सिविलाइजेशन वहाँ से डिक्लाइन करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, और जैसा कि अपने को पता है ट्रांसपोर्टेशन में भी अपन पानी यूज़ करते हैं। जैसे गंगा पे है नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 किस पे है? ब्रह्मपुत्रा पे। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट वाटरवेज भी हैं। तो ग्लेशियर्स का वाटर सप्लाई कंटिन्यू चलती रहे अगर रिवर्स को, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन भी इंश्योर रहता है, और डोमेस्टिक जो पर्पजेज होते हैं उनमें भी अपन वाटर का बहुत यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी मॉनिटर, तो इनको ध्यान रखना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इनके आसपास में ट्री शेल्टर भी क्रिएट करना चाहिए। जैसे नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंडर में क्लीनिंग के साथ साथ में फ्यूचर एक तरीके से एस्पेक्ट भी देखा जा रहा है कि कैसे भी करके आगे फिर गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट जो है ये लास्ट टर्मिनोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट, क्रायोस्फेयर। इस पर भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इससे स्टेट पीसीएस के अंदर भी पूछा जाना कहीं ना कहीं अपने आप बनता है, क्योंकि यूपीएससी के ट्रेंड को ही स्टेट पीएससीज फॉलो करती हैं। तो क्रायोस्फीयर बेसिकली होता क्या है? तो उसकी डेफिनेशन है सिंपल सी, द पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट अर्थ के सरफेस का वो हिस्सा जहाँ पर वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो साल के किसी ना किसी पार्ट में 0 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर के ऊपर रहता है। कहने का मतलब अर्थ क्रस्ट का वो पार्ट जो साल के किसी ना किसी पार्ट में स्नो कवर्ड रहे, ठीक है, उसको बोल देते हैं क्रायोस्फीयर। इसमें स्नो, आइस, फ्रोजन ग्राउंड, ये सारे के सारे क्रायोस्फीयर के अंदर आ जाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है तो इसकी वजह से क्रायोस्फीयर क्या कर रहा है? रिट्रीट कर रहा है। रिट्रीट का मतलब स्नो मेल्ट हो रही है, और स्नो मेल्टिंग की वजह से क्या हो रहा है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये इश्यूज भी कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो इस तरीके से आज के अपने लगभग 43 मिनट्स के लेक्चर में अपन ने देखा कि ग्लेशियर क्या है, कितने टाइप के होते हैं, पूरी डिटेल में देखा। और मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि इसके बाहर शायद ही आपको कुछ पढ़ना पड़े, बट फिर भी बुक्स प्रेफर ज़रूर करें आप। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो। थैंक यू।